दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हमारा 8th वीडियो है ये हार्डवेयर नेटवर्किंग सीरीज़ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन स्लॉट्स। लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड स्टार्ट किया था, तो हमने बायोस और सीमॉस पे चर्चा की थी। आज हम उसी में आगे कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं हमारे सिस्टम में, सिम, डिम, पीसीआई स्लॉट, एजीपी, एससीएसआई, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। सो जैसा कि आप मेरे हाथ में एक मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये स्लॉट्स हैं, इनको हम स्लॉट्स बोल रहे हैं। यहाँ पे हम एडिशनल कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सिस्टम में, डेस्कटॉप मशीन में। हमारे लैपटॉप में भी सिमिलर स्लॉट्स होते हैं, लेकिन हम बड़े कार्ड्स नहीं कनेक्ट कर सकते, कोई एडिशनल कार्ड कनेक्ट नहीं कर सकते। रैम के स्लॉट्स तो हैं वहाँ पे लैपटॉप में, लेकिन बाकी जो स्लॉट्स हैं वो कुछ भी अवेलेबल नहीं, जो आपको कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया है, सिर्फ वही स्लॉट्स वहाँ पे काम करेंगे। तो ये एक्सपेंशन के ऑप्शन हमारे पास डेस्कटॉप में तो होते हैं, पर लैपटॉप में नहीं होते हैं। तो लैपटॉप में आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क एक्सटेंड कर सकते हैं, जो है उन्हीं को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान देना है ख़रीदते टाइम कि क्या क्या आपके सिस्टम की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बता पाऊंगा कि भाई ऑनलाइन जो आपने डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेज़ किया, उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो हमें वो उतनी बारीक चीज़ें पता नहीं होती। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार ऐसा वीडियो बनाऊँ। तो आज की स्लाइड से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिम और डिम। सिम और डिम स्लॉट जो हैं, ये मदरबोर्ड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये रैम कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इन स्लॉट्स में, ये मेरे सिस्टम में 4 स्लॉट्स हैं। यहाँ पे मैं रैम होगी हमारी, रैम जिसको हम डायनेमिक रैम है हमारी, प्राइमरी मेमोरी हमारी, वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए ये है, आप मान लीजिए कि आपने सिस्टम परचेज़ करते टाइम 8 GB रैम लगवाई थी अपने सिस्टम में। तो हो सकता है बजट का कंस्ट्रेंट हो कि हमें इतने ही बजट में सिस्टम चाहिए, लेकिन जब आप रिसर्च करने जाएंगे, आपको इस सिस्टम पे कुछ ज़्यादा काम करना होगा, तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश ये करा करें कि जब भी आप सिस्टम परचेस करें, इट में भी लैपटॉप, इट में भी डेस्कटॉप, उसकी मैक्सिमम जो रैम की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी मिनिमम 32 GB नाउ डेज़, और 64 GB अगर आप लेंगे तो बहुत बेहतर है, बट 64 GB मैक्सिमम सपोर्ट के साथ थोड़ा सा बजट आपका बढ़ जाएगा। तो वो इंश्योर करें कि आपके पास इतने स्लॉट्स हैं या नहीं हैं। और इसको अगर अपन रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कभी कभी आपने देखा कि आपका सिस्टम चालू नहीं हो रहा है, तो इस स्लॉट में रैम लगी हुई, इसको निकाल के आप दूसरे स्लॉट में लगा के देखिए, वहाँ पे चालू हो रहा है क्या। तो इसकी बीप होती हैं, बीप्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि कभी बीप्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। कि बहुत सारे, मार्क मिनासी एक हार्डवेयर की बुक अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत बड़ी बुक है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 24 टाइप की बीप्स दी हुई हैं सिस्टम की। सिस्टम एक छोटा सा स्पीकर होता है, ये बीप करता है। अगर सिस्टम चालू नहीं हो पा रहा है तो अलग अलग टाइप की बीप्स आती है, पीप पीप पीप, ये अलग बीप हुई, पीप ये अलग बीप है। सबके अलग मतलब है। तो आप देखेंगे उस बुक को, तो उसमें 24 टाइप की बीप्स डिफाइंड है। ऑल्दो मैं नहीं चाहता कि आप इतने एक्सपर्ट बने कि आप वो बीप्स को सुनते रहें या उसको हिसाब से रिपेयर करना चाहें। आप बेसिक चीज़ देखें कि भाई मेरे स्लॉट चेंज करने से सिस्टम चालू हो रहा है क्या, नहीं हुआ तो आप इसको लेके फिर हार्डवेयर रिपेयर शॉप पे जा सकते हैं। तो आपको आइडिया तो है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। ओके, प्रोसेसर है। प्रोसेसर, मैं कंप्यूटर्स में काम करते हुए अभी 23 साल का हो गया हूँ। मैंने आज तक एक भी प्रोसेसर अपने जीवन काल में ख़राब होते हुए देखा ही नहीं। ये सीपीयू फ़ैन ख़राब हो सकता है, ये फ़ैन फॉर श्योर 6-7 साल 8 साल में ख़राब हो जाता है, आप उस फ़ैन को रिप्लेस कर दें। सीपीयू कभी ख़राब नहीं होगा, मतलब आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा लेकिन सीपीयू ख़राब नहीं होगा, और वो कबाड़ में ही पड़ा रहेगा। तो वो तो कभी ख़राब होने वाला कंपोनेंट है ही नहीं। ओके, अगले स्लॉट पे आते हैं अपन। अगला जो डिवाइस है मेरा, अपन सिम डिम पे बात कर रहे थे ना, वी हैव पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट ये पहले के सिस्टम्स में होते थे, जैसा मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन मेरी काफ़ी पुरानी है। तो ये पीसीआई स्लॉट है। यहाँ पे हम पीसीआई कार्ड कनेक्ट कर सकते थे। पीसीआई में पहले की जो सिस्टम्स होते हैं उनमें लैन कार्ड इंटीग्रेटेड नहीं होता था, वीडियो इंटीग्रेटेड नहीं होता था, साउंड इंटीग्रेटेड नहीं होता, तो मल्टीपल पीसीआई आते थे। बट ये जो मदरबोर्ड है, इसमें साउंड भी इंटीग्रेटेड है, वीडियो भी इंटीग्रेटेड है, लैन कार्ड भी इंटीग्रेटेड है, और ये गीगाबिट कंपनी का है। बहुत अच्छे मदरबोर्ड बनाती है ये कंपनी, मतलब मैं रेफ़र कर सकता हूँ कि आप ये बोर्ड ले सकते हैं अगर आप मशीन असेंबल करवा रहे हैं तो। ओके, ये अब एक ही है, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो इंटीग्रेटेड हैं।
आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कोई एक आध डिवाइस ख़राब हो जाता है तो आप उसका एडिशनल कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो PCI है, देन वी हैव PCI एक्सप्रेस 2.0, अलग अलग स्लॉट्स आ गए हमारे सिस्टम में। इससे पहले ये काफ़ी नया मदरबोर्ड है। इससे पहले जो मदरबोर्ड होते थे उनमें ईज़ा स्लॉट होते थे, ISA और EISA, ये स्लॉट्स होते थे। वो तो अब देखने को ही नहीं मिलते, ना आपको देखने को मिलेंगे, तो अपन उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे आप एडिशनल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। मान लीजिए कि आपने जब सिस्टम लिया था तब उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं था। सो अभी तो आप क्या करेंगे कि ऑर्डर करते टाइम बोलेंगे मेरे को ग्राफिक कार्ड के साथ चाहिए, तो मदरबोर्ड के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आएगा। लेकिन आपने जब लिया था तब ग्राफिक कार्ड नहीं था, बाद में आप एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो यूजिंग दी स्लॉट्स आप ग्राफिक कार्ड ऐड करवा सकते हैं डेस्कटॉप मशीन में। हार्डवेयर में, लैपटॉप में आप वो नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन है आपके पास। तो ये अपन ने PCI और PCI एक्सप्रेस स्लॉट की बात की। ऐसे ही हमारे पास अगला स्लॉट है AGP। AGP इज़ यूज्ड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है, वो एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। सो इस सिस्टम में AGP नहीं है, लेकिन AGP अब आता भी नहीं है, क्योंकि अब उसकी जगह PCI एक्सप्रेस है और AGP बंद हो चुका। बट कहीं किसी सिस्टम में अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये जो PCI है ये काम करता है अप्रॉक्स 153 Mbps की स्पीड पे। जो कम्युनिकेशन है, मतलब हमारे डिवाइस का जो कम्युनिकेशन मदरबोर्ड के साथ है, वो 153 Mbps की स्पीड पे है। वहीं AGP इससे 4 टाइम्स फास्ट कम्युनिकेट करता है। सो उसकी स्पीड प्रोबेबली 550 Mbps से ज़्यादा होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है AGP का। तो हम जो एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाते हैं उसके लिए AGP पोर्ट यूज़ करते हैं। अभी हम PCI एक्सप्रेस 2 भी यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, डिपेंड कि आपके पास मदरबोर्ड कौन सा है, वो उसके हिसाब से आप अपना जो पोर्ट है, जो एक्सपेंशन स्लॉट है, वो चूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव SCSI। SCSI इज़ बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और ये भी अभी बहुत कम आप जो नॉर्मल घर के सिस्टम्स लेंगे उसमें तो नहीं दिखेगा आपको। हाँ, वर्क स्टेशन लेंगे कि आपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए वर्क स्टेशन लिया है, तो आपको वहाँ पे SCSI दिखेगा। यूजिंग SCSI आप उसको थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको इमेजेस वगैरह भी दिखेंगी। यूजिंग SCSI यू कैन कनेक्ट अनदर 15 पेरिफेरल्स टू योर कंप्यूटर, और इट मे बी 15 हार्ड डिस्क। तो मल्टीपल हार्ड डिस्क आप SCSI इंटरफेस के थ्रू एक सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सिस्टम में आप कितनी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर पाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास SATA पोर्ट्स कितने हैं। दीज आर दी SATA पोर्ट्स। आजकल पहले जो है ID इंटरफेस होता था कुछ ऐसा, इसको हम ID ही बोलते हैं या पाटा भी बोलते हैं। सो ये कितने हैं, तो ये तो बहुत स्लो हार्ड डिस्क है अभी पाटा, तो SATA हम यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे 2 से ज़्यादा अगर डिस्क कनेक्ट करनी तो फिर क्या करूँगा मैं, फिर मैं SCSI कार्ड लगा दूँ अपने सिस्टम में, और मैं फिर चाहूँ तो एक स्टोरेज की रैक कनेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा रखी हैं, और उस रैक को मैं अपने इस मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये सारी की सारी हार्ड डिस्क फिर मेरे सिस्टम में एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो उसके लिए हम SCSI पोर्ट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स में। हमारे पास सीरियल पोर्ट में RS-232C है। सो सीरियल पोर्ट मैंने शायद आपसे एक वीडियो में और चर्चा की थी, अब तो बंद ही हो चुका है। सीरियल पोर्ट तो आना ही बंद हो गया है। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा तो पुराना बोर्ड नहीं है, मेरे को लगता है 5-1 साल पुराना बोर्ड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल पोर्ट बंद हो चुका है। ये DVI पोर्ट है। यहाँ पे हम HDMI जैसा ही काम करता है, लेकिन कुछ मॉनिटर आते हैं HP के हैं जो कि DVI से कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए ये पोर्ट हो गया। ये आप देखेंगे तो दिस इज़ PS2 पोर्ट, PS/2। सो ये भी अभी बंद है। अभी सबको रिप्लेस कर दिया USB ने। सो आप देख रहे हैं ये USB है, ये USB ब्लैक कलर का दिख रहा है। आप जब सिस्टम परचेज करें तो ये देखिए कि क्या ये USB ब्लैक कलर का है या ब्लू कलर का है। अगर ये ब्लैक कलर का है तो ये 2.0 है, अगर ये ब्लू कलर का है तो 3.0 है। 3.0 2.0 की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दुगने से ज़्यादा फ़र्क है। बहुत फास्ट काम करता है 3.0। तो हम जब कंप्यूटर से डेटा ले रहे हैं या कंप्यूटर पर डेटा डाल रहे हैं, तो हम जब अपनी आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या आपकी पेन ड्राइव आप जब इससे कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी फास्ट स्पीड पे आप 3.0 से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पोर्ट्स हैं जिनकी हमने बात की। ओके, तो सीरियल और पैरेलल पोर्ट जो अपनी स्लाइड में नेक्स्ट है वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पैरेलल पोर्ट हम यूज़ करते थे प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, और सीरियल पोर्ट हम यूज़ करते थे हमारे माउस को कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। ये सब होता था पहले। अब तो सब चीज़ें दुनिया यूनिवर्सल हो गई है। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं कि USB Type-C
गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने भी सारी कंपनीज़ को निर्देश दिए हैं कि सभी फ़ोन में बाय द एंड ऑफ 2023 सिर्फ USB टाइप C पोर्ट ही होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज़ किया गया। स्टैंडर्डाइज क्यों? स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा होता है, नहीं तो आपके घर में एक चार्जर है, आप 3 तरह के चार्जर अपने साथ लेके घूमते, तो उन्होंने टाइप C को मैंडेटरी कर दिया है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी है कि USB से अभी आप सारे काम कर सकते हैं। तो कुछ में आपको USB टाइप C दिखेगा, कुछ में आपको USB दिखेगा। तो USB जब भी दिखे तो आप USB या तो टाइप C लें या 3.0 लें। ओके, तो हमने इन पोर्ट्स के ऊपर चर्चा की। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, स्टोरेज डिवाइसेस। सो स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास 2 तरह के स्टोरेज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अपन उसको प्रेजेंटेशन से देखते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स से मेरा मतलब है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोरेज से मतलब है कि स्टोरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। सो स्टोरेज में भी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल से मतलब है कि जब तक उसको पावर मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तब तक वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन किया हुआ है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि पावर गया, सो नॉन वोलेटाइल मतलब कि पावर गया तो भी वो डेटा को रिटेन करके रखेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वोलेटिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि डेटा रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में अगर आपने पावर हटा दिया, हार्ड डिस्क में अगर आपने पावर हटा दिया तो भी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रिटेन्ड है। बट आपकी सिस्टम चल रहा था, चालू था, विंडोज़ या लिनक्स या मैक, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल रहा था, और अचानक से आपने उसको बंद कर दिया, पावर प्लग निकाल दिया, जो भी किया, तो फिर जब वापस चालू करेंगे तो बिल्कुल शुरू से चालू होगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम बूट हुआ है। तो सिस्टम जो पहले चल रहा था वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोडेड था, रैम में लोडेड था। अचानक से आपने पावर निकाल लिया। सो रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। सो वोलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है कि उसको पावर चाहिए तभी वो डेटा को रिटेन करके रख सकती है। लेकिन आपने पावर निकाल लिया तो जो भी था रैम में वो सब साफ़ हो गया। अभी आपका सिस्टम शुरू से स्क्रैच से बूट होगा और फिर उसी स्टेज पे जाएगा। जबकि हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है, पेन ड्राइव में ऐसा नहीं है, CD ड्राइव में ऐसा नहीं है। तो ये नॉन वोलेटाइल टाइप का डेटा हुआ। तो वोलेटिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक हुई। ओके, सो एबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। सो इट में भी रैंडम, इट में भी सीक्वेंशियल। अभी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड काफ़ी कम दिखते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस के डिवाइसेस आप याद करिएगा, कहीं आपको कैसेट दिखेंगे पुराने, तो जो पुराने कैसेट्स हैं उन कैसेट्स में आप देखेंगे कि एक रील थी जो एक एंड से स्टार्ट होती थी और दूसरे पे जाके फिर पूरी वहाँ पे स्टोर हो जाती थी घूम के। उसमें ऊपर एक हेड होता था, वो जो हेड है वो उस डेटा को रीड करता था। फिर जब आपका पूरे गाने प्ले हो जाते थे, आप उस कैसेट को निकाल के पलट के लगाते थे, तो टाइप बी, साइड बी से वो गाने प्ले होने लगते थे। तो दैट इज़ सीक्वेंशियल एक्सेस मैथड, कि डेटा सीक्वेंशली चल रहा है। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप अभी गाना नंबर 1 पे हैं, आपको गाना नंबर 1 पसंद नहीं आया, आप जंप करके गाना नंबर 5 पे चले जाएंगे। यू कांट डू दैट। हाँ, यू हैव द ऑप्शन फॉर फास्ट फॉरवर्ड, तो बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड होकर आप आगे पहुँच जाएगा, लेकिन गाना नंबर 1 से गाना नंबर 5 पहुँचने में फिर भी आपको 1 मिनट तो लग ही जाएगा फास्ट फॉरवर्ड में भी। ये किस में हुआ? सीक्वेंशियल में। इसी का जो अपोजिट है वो है रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस कहाँ मिल रहा है हमको? हमारी हार्ड डिस्क में, CD में, पेन ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में। जहाँ पे रैंडम एक्सेस है वहाँ पे हम डेटा को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं अभी CD से गाना प्ले कर रहा हूँ, सपोज, एंड आई एम लिसनिंग टू ट्रैक नंबर 1, एंड 1 सेकंड में मैं ट्रैक नंबर 100 पे डबल क्लिक करूँगा, वो प्ले हो जाएगी। तो रैंडम एक्सेस में हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम। सो फाइल सिस्टम के ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर लूँगा, वो लेक्चर लंबा होगा, आप लोगों को बोर भी लगेगा, लेकिन वो देखिएगा ज़रूर जब भी मैं लूँगा। तो फाइल एलोकेशन टेबल एक इंडेक्स टेबल के जैसे काम करता है। तो यूजिंग दैट इंडेक्स टेबल हम एक बार में कहीं से कहीं पे पहुंच जाते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस कैसा है? सीक्वेंस ही चलेगा। रैंडम एक्सेस कैसा है? आप अभी गाना नंबर 1 पे हैं, 50 पे चले जाइए, 100 पे चले जाइए, आप किस सिस्टम में कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ रैंडम एक्सेस। तो वो एक्सेसिबिलिटी है, कैसे एक्सेस होगा। ओके, देन एबिलिटी टू चेंज, रीड और राइट। सो कुछ स्टोरेज ऐसे होंगे जहाँ पे आपको मिल गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। कुछ स्टोरेज ऐसे होंगे जहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं। लाइक आपको याद होगा कि पहले गेम जो हैं वो आते थे कैसेट्स के फॉर्म में, तो आपने वहाँ पे कैसेट लगाई एक, उसमें डेव है, मारियो है, तो है वो बिल्कुल आपकी रैम के जैसी चिप।
सो रैम के जैसी जो चिप है उसी में पूरा गेम स्टोर्ड है, बट आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। या फिर आपने बहुत अच्छा स्कोर बना लिया तो वो कहीं पे स्टोर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि वो तो रीड ओनली कैपेसिटी के साथ है, उसमें राइट का है ही नहीं ऑप्शन। सो अगर उसमें राइट करने का ऑप्शन होता तो आपका स्कोर स्टोर होता कि भाई पिछली बार आपने 1000 पॉइंट स्कोर किए थे, दिस टाइम यू कैन स्कोर 1200 पॉइंट्स, तो वो ऑप्शन नहीं है। आप रीड ज़रूर कर सकते थे, तो वो एक प्रॉपर्टी होगी स्टोरेज की कि कैसा है वो, रीड है या राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एड्रेसेस यूज्ड। सो फाइल एड्रेस है ये तो मैं पूरी क्लास में आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा करूँगा, टाइप्स ऑफ एड्रेस यूज फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, देन कैपेसिटी इन परफॉर्मेंस। सो आप सभी बेहतर समझते हैं कि जो हमारी डिस्क है सबकी कैपेसिटी है, पेन ड्राइव अलग कैपेसिटी में आ रही है, रैम अलग कैपेसिटी में आ रही है, हार्ड डिस्क अलग कैपेसिटी में आ रही है, एसएसडी अलग कैपेसिटी में आ रही है, सीडी और डीवीडी अलग कैपेसिटी में, सबका अपना अपना कैपेसिटी और सबका अपना अपना परफॉर्मेंस है। डिपेंड्स कि यूजेज कैसा उनका, उनकी कॉस्ट कैसी है। जितना जितना ज़्यादा महंगा होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी हमें। अभी आप एसएसडी ड्राइव लेने गए तो आपने वेंडर को बोला कि मेरे को एसएसडी ड्राइव चाहिए। एसएसडी ड्राइव जो सॉलिड स्टेट डिस्क है वो 300 MB से लेके 2 Gbps तक की आती है। 300 Mbps की जिसकी रीड राइट स्पीड होगी वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिल जाएगी। आपने क्या देखा कि एसएसडी है, एसएसडी ले लो, बट आपने शायद ये चेक किया कि उसकी रीड राइट स्पीड क्या है। सो मुझे लगता है कि 256 GB की एसएसडी आजकल 5-6 हज़ार रुपये की मिल जाती है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट प्राइसेस, तो इतने की मिल जाएगी आराम से आपको। हाँ, मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छे से याद आया, मैंने कुछ दिनों पहले 128 GB की एसएसडी 2000 रुपये में परचेज़ की थी। तो ये इस प्राइस पे आपको मिल गई है, बट आपने रीड राइट स्पीड चेक की क्या? वहीं पे मैंने क्या कहा आपसे, 128 GB की एसएसडी हम 200 रुपये की लेके आए, 2000 रुपये की लेके आए थे। बट अगर वही एसएसडी मैं 1 Gbps स्पीड की लेके आता जो इंटेल बना रही है, सो प्रोबेबली इसकी कॉस्ट 30,000 होती, लेकिन स्पीड अलग मिलती। तो आप हमेशा स्पीड देखें कि प्राइस कम मिल रहा है तो हमें रीड राइट स्पीड वो मिल रही है क्या, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे स्टोरेज का, परफॉर्मेंस। ओके, सो मुझे लगता है कि लेक्चर की ड्यूरेशन हो गई होगी 20 मिनट। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये मेमोरी वाले आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, मेमोरी हायरार्की कैसी है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।